नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग का भविष्य अब भी अनिश्चित है। दोनों पक्ष शांति की बातचीत का दावा कर रहे हैं, जबकि ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। जंग के कारण दुनिया में ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ है। इस बीच ईरान ने भारत को कच्चे तेल की पेशकश की है, जो 2019 के बाद पहली बार हुआ है। तब से अमेरिका के दबाव के चलते भारत ने ईरानी तेल की कोई खेप नहीं ली। रॉयटर्स के अनुसार तेहरान के व्यापारियों ने भारतीय रिफाइनरियों को आईसीई ब्रेंट की तुलना में 6 से 8 डॉलर प्रति बैरल के प्रीमियम पर ईरानी तेल उपलब्ध कराया है। भुगतान माल आने के 7 दिनों के अंदर करना होगा, जबकि कुछ मामलों में भारतीय रुपए में भुगतान की संभावना भी है। तो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जंग के चलते होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से वैश्विक ईंधन संकट और भारत में एलपीजी साथ ही कच्चे तेल की कमी बढ़ गई है। ट्रंप प्रशासन ने समुद्र में मौजूद ईरानी तेल की खरीद के लिए 30 दिन की छूट भी दी है। इसके तहत 20 मार्च या उससे पहले लोड किए गए और 19 अप्रैल तक उतारे गए जहाज इस छूट के अंतर्गत हैं। वहीं कोट कासिम के जोड़िया गांव में बाबा दौलतनाथ छठी क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि अरविंद सूटवाल और भाई हंसराज ने संयुक्त रूप से किया। आयोजन समिति के अनुसार इस वर्ष प्रतियोगिता में कुल 15 टीमों ने भाग लिया, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों में उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 11,000 और उप विजेता टीम को 5,100 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। फाइनल की तैयारी और मुकाबले को लेकर खिलाड़ियों और दर्शकों में खासा उत्साह और उत्सुकता बनी हुई है। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि अरविंद सूटवाल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए संदेश दिया कि खेल भावना से खेलें और टीम वर्क को महत्व दें। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य न केवल खेल कौशल को बढ़ावा देना है, बल्कि गांव में खेल संस्कृति और सामुदायिक मेलजोल को भी मजबूत करना है। वहीं प्रतापगढ़ जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत थाना दरियावद और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। कार्रवाई में बौसी मार्ग पर एक पिकअप वाहन से कुल 762 किलो 150 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। इसके अलावा एक जिंदा कारतूस और परिवहन में प्रयुक्त पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया गया। जब्त डोडा चूरा की कीमत लगभग 1 करोड़ 14 लाख रुपए बताई गई है। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और पुलिस उप अधीक्षक नानालाल के मार्गदर्शन में की गई। टीम में प्रशिक्षु आरपीएस शक्ति दायमा, थानाधिकारी हजारीलाल मीणा और डीएसटी टीम के प्रताप सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस ने थाना दरियावद में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि इस कार्रवाई से जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं प्रतापगढ़ एवं धमोत्तर ब्लॉक में अनीमिया मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा ने बताया कि धमोत्तर ब्लॉक से 60 और प्रतापगढ़ ब्लॉक से 45 शिक्षक और महिला पर्यवेक्षक प्रशिक्षण में सक्रिय रहे। बीसीएमओ डॉक्टर जगदीप खराड़ी, रीजनल कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार और अन्य विशेषज्ञों ने अनीमिया के कारण लक्षण, रोकथाम और आयरन फॉलिक एसिड के नियमित सेवन पर मार्गदर्शन दिया। प्रशिक्षण में शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने, साप्ताहिक आईएफए वितरण, किशोरों की मॉनिटरिंग, पोषण गतिविधियों और अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग को सुदृढ़ करने के साथ शक्ति दिवस आयोजन के माध्यम से हीमोग्लोबिन जांच और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने अपने क्षेत्रों में नियमित गतिविधियों और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का संकल्प भी लिया। वहीं धौलपुर जिले में ग्राम विकास अधिकारियों ने लंबित मांगों को लेकर सोमवार से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के आह्वान पर अधिकारी पदोन्नति नहीं तो काम नहीं के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के अनुसार ग्राम विकास अधिकारियों की पदोन्नति कई वर्षों से लंबित है। इसके अलावा कैडर स्ट्रेंथ और अन्य प्रशासनिक मार्गों को लेकर भी कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संघ ने बताया कि सोमवार को जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की शुरुआत की गई। आगामी 8 अप्रैल को सामूहिक अवकाश लेकर कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जबकि 9 अप्रैल को सचिवालय स्तर पर महापड़ाव आयोजित किया जाएगा। संघ ने सरकार से अपील की है कि सभी लंबित मांगों को जल्द हल किया जाए, ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच संतुलन और प्रशासनिक कार्यकुशलता बनी रहे। ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे आज
श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। और हमारी मांग है, एक तो पदोन्नति है, एक कैडर स्ट्रेंथ है और 11 सूत्री मांग पत्र है। इस पर सरकार बिल्कुल उपेक्षा कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है और सरकार बिल्कुल संवेदनहीन और संवादहीन हो गई है। इसी आंदोलन के तहत 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जिसमें जिले के राजस्थान के समस्त ग्राम विकास अधिकारी धरना देंगे और उसके बाद में अगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारी मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया सरकार ने, तो 9 अप्रैल से सिविल लाइंस पे धरना होगा। ग्राम विकास अधिकारी संगठन द्वारा 20 तारीख को ग्राम एकल एजेंडे की ग्राम सभाओं का बहिष्कार करते हुए अपने आंदोलन की शुरुआत की। ग्राम विकास अधिकारी संघ विगत 6 वर्षों से लंबित पदोन्नतियों के लिए संघर्ष कर रहा है। राज्य सरकार की संवेदनशीलता और उपेक्षा के कारण गत 6 वर्षों से ग्राम विकास अधिकारियों की पदोन्नति नहीं हो रही है, जिससे समस्त प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों में आक्रोश एवं भय व्याप्त है। इसी क्रम में प्रदेश आह्वान पर सभी जिलों में आज 38 जिलों में जिले स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं। यदि सरकार फिर भी नहीं सुनती है हमारी, तो 8 अप्रैल को समस्त जिले के लगभग 8000 ग्राम विकास अधिकारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। वहीं जालौर जिले में संपर्क पोर्टल पर दर्ज आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परिवेदनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किया जाए और औसत निस्तारण समय में कमी लाई जाए ताकि लोगों को शीघ्र राहत मिल सके। इसके साथ ही ग्राम और ब्लॉक स्तर पर आयोजित जनसुनवाई एवं समाधान शिविरों की भी समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्राप्त परिवेदनाओं को गंभीरता से निपटाएं और प्रत्येक मामले की सटीक जानकारी दर्ज की जाए। जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों की शिकायतों का निपटान समय पर हो और प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़े। वहीं रायसिंह नगर के क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में आज एसीबी चौकी श्री गंगानगर इकाई ने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की। शिकायत के आधार पर आरोपी क्षेत्रीय वन अधिकारी अशोक सिंह को रंगे हाथों 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता की फर्म द्वारा रायसिंह नगर रेंज के अधीन पड़ने वाली 2 अलग अलग माइनरों छोटी नहर से पेड़ों के ठूंठ निकालने का कार्य कराया जा रहा था। आरोपी ने कार्य पूर्ण होने पर एनओसी जारी करने के एवज में कुल 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। राशि न देने पर फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी जा रही थी। एसीबी श्री गंगानगर के पवन कुमार मीणा के नेतृत्व में राजेंद्र कुमार पुलिस निरीक्षक और ब्यूरो स्टाफ ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोप में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से वन विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का संदेश गया। वहीं जैसलमेर में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आह्वान पर बहुजन समाज ने जोरदार रैली और प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम और चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। ओबीसी संयोजक धर्म सिंह पवार ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया और चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। रैली के दौरान सामाजिक न्याय, समान अधिकार, ओबीसी कॉलम वाली जाति आधारित जनगणना और 2011 से पहले नियुक्त अध्यापकों पर टीईटी अनिवार्यता हटाने की मांग उठाई गई। प्रदेश प्रभारी शिवदानाराम राठौर ने शिक्षा में समान अवसर, यूजीसी सिफारिशों का विरोध और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया। आंदोलन के पहले चरण की शुरुआत 6 मार्च से हुई। दूसरे चरण में धरना प्रदर्शन हुआ और तीसरे चरण में 23 मार्च को देश भर के 725 जिला मुख्यालयों में रैलियां आयोजित की गई। चौथे चरण में 23 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया। वहीं कानपुर में पुलिस ने शौक और अय्याशी के चलते शातिर बन चुके 4 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से विदेशी करेंसी, चांदी के आभूषण और 2 बाइक बरामद हुई। बताया जा रहा है कि चोरों के पास 81 अमेरिकी डॉलर और 15 दिरहम की करेंसी भी मिली। मामले की पुष्टि करते हुए दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और गुजैनी थाना पुलिस ने चारों चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं कानपुर में बारा देवी मंदिर के पीछे लुधौरा पार्क के पास एक रिहायशी मकान में लगी भीषण आग पर दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। आग इतनी भयानक थी कि घर का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि समय रहते सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए और कोई जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस और दमकल की टीम मौके पर स्थिति का जायजा ले रही है।
वहीं ललितपुर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की तरफ से मिशन शक्ति फेज 5 के द्वितीय चरण के तहत महिला सशक्तिकरण और जागरूकता बढ़ाने के लिए रिजर्व पुलिस लाइंस से महिला पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, थाना पुलिस बल और रिक्रूट आरक्षियों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रैली पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट चौराहा, तुवन चौराहा और घंटाघर से होते हुए पुनः पुलिस लाइंस पर खत्म हुई। रैली के दौरान महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान करके नागरिकों और प्रतिभागियों को निरंतर जागरूक किया गया। वहीं ललितपुर के सदर चौकी क्षेत्र में शाही रोड स्थित एक साइकिल दुकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने 1.5 लाख रुपए की चोरी की। घटना के समय ग्राहक बनकर आए एक महिला और उसके 2 साथियों ने काउंटर के अंदर रखे बैग से रुपए पार किए और लापता हो गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें महिला के साथ आया युवक रुपए निकालते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। ये मामला सदर चौकी के मेन बाजार घंटाघर क्षेत्र से संबंधित बताया जा रहा है। बैग हाउस के नाम से दुकान है, पापा गए थे खाना खाने। 3 लोग आए हैं, उनमें से एक को साइकिल दिखाने लड़का गोदाम पे गया था। एक लेडीज और एक आदमी उनका यहीं खड़ा रहा। उनमें से एक लोग गोदाम पे गया है साइकिल देखने, 2 लोग यहीं पे खड़े रहे। तो जो 2 लोग खड़े रहे, एक लेडीज था उसमें एक जेंट्स था। लेडीज देखते रहे कि वो आ तो नहीं रहे। लड़का अंदर से जाके 1.5 लाख रुपए की चोरी लगभग हुई है। बैग में से साफ दिख रहा है चीज। हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है कैमरे में। अच्छा, तो नोट अकेले ले गए और कुछ ले गए? नोट ले गए बैग में से, बैग यहीं रखा हुआ है, नोट अंदर से ले गए। कितने लोग थे वे लोग? 3 लोग थे टोटल, जिसमें से एक गया था गोदाम पे, 2 लोग यहीं खड़े हुए थे। महिला भी थी क्या? हाँ महिला साथ में थी। अच्छा, पुलिस को सूचना दे दी है? हाँ दे दी है, पुलिस वाले यहाँ पे। किस चीज का व्यापार करते हैं? वहीं ललितपुर पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित महिला अंजू ने विषाद पदार्थ खाकर जान देने का प्रयास किया। महिला ने आरोप लगाया कि विपक्षी पुलिस के साथ मिलकर थाने में जबरन मामला दर्ज कराना चाहते हैं। परिजनों ने महिला को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। महिला ने पुलिस पर विपक्षियों के साथ चल रहे जमीनी विवाद में राजीनामा का दबाव डालने का आरोप भी लगाया। दारोगा की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। भैया गए थे कलारी और मुकदमा चल रहा 3 साल से। तब वो बोले जो तारीख कर रहे शिखर जैन और अंकित जैन, तो भैया ने बोले कि हम कुछ नहीं जाना, हम नहीं जानते, हमारे पापा जानते जमीन जायदाद के बारे में। तब इतनी कह के कल अपनी बैंक खुलवा के लिया थाने के तलारी। भैया यहाँ से खुलवा ले गए, उस पे गए तो उन्होंने लिखवा दो कि जी हमारी कलारी की चोरी करी और गोली से मार रहे थे, दरोगा को दे दे रुपया। तो दरोगा ने बैंक भैया पे मुकदमा करवा दो। बस कह रहा हूँ, दरोगा कह रहा कि जेल जाने तो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। हम पैसा दे, हम भी गए रिपोर्ट लेकर, हमारी रिपोर्ट वापसी कर गई, हमारी सुनी नहीं ना, हमें कुछ नहीं कर रहे। पुलिस रुपया में बिक गई। संजय दरोगा। आपने कुछ खा लिया क्या? क्या हुआ आपके साथ? दरोगा धमकी दे रहा और बहुत से घर भी कह रहा कि जेल पहुंचवाने। हमारे में बहुत सारे कागज भी रखे, कोर्ट से परेशान हो गए हम और थाने से परेशान हो गए। वहीं लखनऊ में पान की दुकान की तरह तेजी से खुलते जा रहे हॉस्पिटल्स ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। राजधानी में कई हॉस्पिटल आधे अधूरे मंजिलों पर संचालित हो रहे हैं और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के चलते नॉन मेडिको हॉस्पिटल भी चालू हैं। कम पढ़े लिखे लोग इलाज चला रहे हैं और एम्बुलेंस की सुविधा इतनी खराब है कि मरीजों को बुलाने में विलंब होने पर जान का खतरा बन जाता है। बाहर से देखने पर यह घर जैसा माहौल देता है, लेकिन अंदर गंदगी इतनी है कि ऐसा लगता है जैसे अस्पतालों से सारी बीमारियां निकल रही हों। जबकि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के सख्त निर्देशों के बावजूद ये स्थिति बनी हुई है। इससे पहले भी दुबग्गा क्षेत्र में ऐसे हॉस्पिटल्स पर गंभीर आरोप लग चुके हैं और जनता अब सुरक्षा और जिम्मेदार स्वास्थ्य सेवा की मांग कर रही है। लखनऊ में पान की दुकान की तरह खुल रहे हैं हॉस्पिटल। जी हाँ, हम आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ में जो हॉस्पिटल का चलन है वो कुछ इस तरीके से है जैसे मानो कि पान की दुकानें खुल रही हो। आपको बताते चले कि कुछ समय पूर्व में ही जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हैं, उनका साफ कहना है कि जितने भी हॉस्पिटल जो उत्तर प्रदेश में खुलेंगे उनके मानकों के अनुरूप ही उसको खोला जाएगा और जो उनकी व्यवस्था है, कहा जाए कि वो साफ सफाई है, वो साफ सफाई के हिसाब से उसको खोला जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि उनका साफ कहना है कि अगर इतने मानकों के विपरीत कोई हॉस्पिटल खोले जाते हैं या कोई गंदगी पाई जाती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो भी बीमारदार हैं जब उनसे मिलने आते हैं, अगर कोई गंदगी पाई जाती है तो उसमें कहा जाए कि संक्रमण खतरा उनसे ही बना रहता है। अब देखने वाली बात ये होती है कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ कहा जाता है और इस तरीके से हॉस्पिटल जो खुल रहे हैं उनमें क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है। देखते रहिए, रोहित कश्यप, लखनऊ।
लखनऊ में पान की दुकान की तरफ वहीं पीलीभीत में सदर विधायक संजय सिंह गंगवार और उत्तर प्रदेश सरकार में चीनी मिल और गन्ना राज्य मंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की गई। इस अवसर पर पीलीभीत को पुलिस अवसंरचना सुदृढ़ीकरण के लिए 113.11 लाख रुपए की स्वीकृति मिली। महिला थाना परिसर में 16 क्षमता वाला हॉस्टल, बैरक और एक विवेचना कक्ष का निर्माण 113.45 लाख की स्वीकृति के साथ किया जाएगा। वहीं थाना सुनगढ़ी में भी 16 क्षमता वाला हॉस्टल, बैरक और एक विवेचना कक्ष का निर्माण होगा। इस पहल से पीलीभीत के महिला थाना और सुनगढ़ी थाने को आधुनिक और सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था की बड़ी सौगात मिलेगी। वहीं पीलीभीत शहर कोतवाली में हंगामा हुआ, जहां बीजेपी नेता, सभासद और व्यापारी नेता एकजुट होकर चौकी इंचार्ज के खिलाफ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि व्यापारी पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और बीजेपी नगर अध्यक्ष के साथ बदसलूकी हुई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में जोरदार प्रदर्शन किया और चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ सिटी अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया और माहौल शांत कराने में जुट गए। फिलहाल पीलीभीत शहर कोतवाली के इस मामले में बातचीत जारी है। वहीं प्रयागराज के फाफामऊ इलाके में आदर्श कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया रिसाव के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिससे कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग भरभरा कर ढह गई। घटना के समय कोल्ड स्टोरेज में काम कर रहे लगभग 30 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई नजर आई। वहीं सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र के सीएचसी फतेहपुर में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज गोलीकांड हुआ, जहां पुलिस कस्टडी में मेडिकल जांच के लिए लाई गई युवती को निशाना बनाकर गोली मार दी गई। हमले के बाद युवती गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में चीख पुकार और भगदड़ मच गई। डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। अस्पताल परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर जांच तेज कर दी गई है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर हमलावर की पहचान की कोशिश हो रही है। फिलहाल हमले के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। वहीं सीतापुर में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की तरफ से लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर उबाल आया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एहतिशाम बेग के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कंगना रनौत ने राहुल गांधी के लिए टपोरी जैसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर संसदीय मर्यादा और लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाई। ज्ञापन में उच्च स्तरीय जांच और संबंधित सांसद के खिलाफ संसदीय आचरण नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की अपील भी की गई है। देखिए, जिस तरीके से हमारे नेता, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के ऊपर, वो लोकसभा के विपक्ष के भी नेता हैं, उनके ऊपर एक बयान किया है, कंगना रनौत जी के द्वारा किया गया है, तो हम लोग उसी के विरोध में आए हैं और हम ये मांग कर रहे हैं। देखिए, वो आज जिन लोगों की बात कर रहे हैं, वो मजदूरों की, गरीबों की और वंचित लोगों की बात कर रहे हैं, तो लोग उनको टारगेट करते हैं, अलग अलग तरीके से टारगेट करते हैं। तो आज जब वो हमारी बात कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ पूरे संघर्ष के साथ खड़े हैं और जितनी वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे, हम उसकी दोगुनी ताकत से हम उनके साथ खड़े हैं। दरअसल मामला ये है, जो कंगना रनौत ने राहुल गांधी पे जो टिप्पणी की है, टपोर कहा है, तो ये कंगना रनौत की जुबान है और शब्द तो ये भाजपा के हैं, शब्द ये भाजपा के हैं और जुबान कंगना रनौत की है। इसलिए राहुल गांधी जो हैं, जिस तरीके से आरोप लगाया गया है, मजाक की गई है, तो राहुल गांधी जो है तो जनता के नेता हैं, जनता की आवाज हैं। हमेशा ये जो भाजपा है तो ये साजिश रची है विपक्ष के खिलाफ। इसलिए कंगना रनौत के खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी का अपमान किए हैं, तो कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो महिलाएं आंदोलन 1 सप्ताह बाद तेज करेंगी। लोगों को संरक्षण मिलता है, ऐसी महिलाओं को, ऐसे नेताओं को वो दूध के धुले हो जाते हैं। और उस तरह से जैसे राहुल गांधी जी को टिप्पणी किया है इन्होंने, जिस तरह से शब्दों का उपयोग हम तो नहीं कर सकते अपने नेता पे, उनके नेता पे भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो समाज को जो पीछे करके आगे जाने का और जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, ये बिल्कुल निंदनीय, बहुत गलत है। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उनको चेतावनी देते हैं। अगर यहाँ पे हमारी महिलाएं यहाँ इतनी तादाद में, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, पूरे सीतापुर में आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश में होगा। देखिए, जिस तरीके से फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।